एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे इंडियन एयरफोर्स से। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस समय अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक के बाद एक भारतीय वायुसेना के द्वारा जो क्रिटिकल कमियां हैं, इनको एड्रेस किया जा रहा है और कैसे उनसे छुटकारा मिले, इसके लिए समाधान भी ढूंढा जा रहा है। और अपडेट की शुरुआत हम करेंगे लेह एयरबेस से आई एक बड़ी अपडेट से। लेह एयरबेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमसे छिपा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और अब भारतीय वायुसेना लेह एयरबेस पे एक सेकेंड रनवे को कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशन है ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अभी कुछ कमियां हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन है वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं। और लेह एयरबेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो बॉर्डर जहां पर टेंशन चल रही है वहां से ये काफ़ी नज़दीक पड़ता है। लेह एयरबेस की अगर हम बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर मिलिट्री और सिविलियन एयर ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है। हालांकि पहले चीज़ें सामान्य हुआ करती थी क्योंकि सिविलियन ट्रैफिक नॉर्मल था, लेकिन बीते कुछ वक्त में जो सिविलियन ट्रैफिक है इसमें काफ़ी राइज देखने को मिला है, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसके अलावा जो हार्श क्लाइमेट कंडीशन होती है यहाँ की, वो फिर बाद में ऑपरेशन को प्रभावित करने लगती है। तो भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन प्रभावित ना हो, इसके लिए जो सेकेंड रनवे है इस समय कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस फ्लाइट जो है इनको लिमिटेड किया जा रहा है कुछ समय के लिए, जब तक रोड या रनवे बन के तैयार नहीं हो जाता। हालांकि पहले की बात करें तो जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं ये पहले लिमिटेड हुआ करती थी, और जो मिलिट्री ऑपरेशन है इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और हेलीकॉप्टर है ये आसानी से यहाँ पर लैंड और टेक ऑफ करते थे। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए जो ज़रूरी साजो सामान है उनको पहुँचाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये एयरबेस इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के अलावा हमें राफेल, MiG-29 UPG और सुखोई 30 MKI और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो देखने को मिलते हैं, जिनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अब यहाँ पर बात ये है कि मान लीजिए अलग अलग एयरबेसेस में भी अगर ये डिप्लॉय किए जाते हैं तो इन्हें लेह के थ्रू ही रोटेट किया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर ज़रूरी ये है कि लेह एयरबेस को और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए। अब एडिशनल रनवे जो है ये भारतीय वायुसेना की एक दिक्कत को काफ़ी ज़्यादा हद तक रिजॉल्व कर देगा, और वो ये दिक्कत है कि सिविलियन ट्रैफिक के चलते कभी कभी जो मिलिट्री ट्रैफिक है इसको प्रभावित होना पड़ता है, लेकिन एडिशनल रनवे के केस में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आपको याद होगा लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट तकनीकी खामियों के चलते रनवे पर ही रुक गया था, जिसके चलते 2 दिनों तक रनवे पूरी तरीके से ब्लॉक था और कोई भी वहां पर ऑपरेशन होता दिखाई नहीं पड़ा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो एडिशनल रनवे है ये कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो मिशन है वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। और LAC और सियाचिन जैसे जो इलाके हैं यहाँ पर सेना को जरूरी साजो सामान भी मिलते रहे। बेसिकली यहाँ से C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76 और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, तो वही स्मॉलर एयरक्राफ्ट जैसे कि AN-32 भी यहाँ से ऑपरेट करता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड बेस में जरूरी साजो सामान को ट्रांसपोर्ट करने, ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, वेपन ट्रांसपोर्टेशन या इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि उनका जो लेह एयरबेस है इसमें एडिशनल रनवे कंस्ट्रक्ट किया जाए और मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पर निर्विरोध रूप से चलते रहे और सिविलियन ट्रैफिक भी किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। और भी फॉरवर्ड एयरबेसेस में जो भारतीय वायुसेना है वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है, ताकि जो मिशन है वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किए जा सकें। और एक बड़ी अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस से आ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कि इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर है, इसके अंतर्गत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलग अलग घातक वेरिएंट को तैयार किया जाता है भारत में। और अब इसको लेकर के ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO मिस्टर अतुल दिनकर राणे सर ने कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट शेयर करी हैं, जहां पर उन्होंने कैसे इस प्रोग्राम में इंडिजिनेशन लेवल को बढ़ाया जा रहा है और कैसे ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए बड़ा वरदान साबित हो रही है, इस पर बात करी है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को प्राप्त किया है, और वो माइलस्टोन है इसमें 83% इंडिजिनाइजेशन लेवल का। जी हाँ, इसमें 83% तक जो इंडिजिनाइजेशन लेवल है इसको अचीव कर लिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच को पकड़े रखा और धीरे धीरे करके जो क्रिटिकल कंपोनेंट है इनको इंडिजिनाइज किए जाने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया, और आज हमारे पास तकरीबन 83% इंडिजिनस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हमने
कुछ क्रिटिकल सिस्टम हैं, सब सिस्टम हैं जिनको विकसित किया है, जैसे कि बूस्टर हो गए, सीकर हो गए। इसके अलावा इसमें अलग अलग प्रकार के जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं इनको भी इंडिजनाइज किया गया है और लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये सक्सेस हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर चुकी है और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि इसमें जो इंडिजिनस कंपोनेंट की संख्या है ये लगातार बढ़ती जाएगी और आपको भविष्य में और भी ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ ये मिसाइल है वो देखने को मिलेगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि फॉरेन सप्लायर और जो दूसरे कह सकते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है और अपनी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को हम भारत में ही पूरा कर पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हमारा टारगेट होगा ब्रह्मोस को अधिक से अधिक इंडिजिनस कंपोनेंट से इक्विप करना। आपको बताते चले कि भारत में एक एडवांस रैमजेट जो इंजन है वो तैयार किया जा रहा है जो कि आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस के इंजन को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो क्लियर है यहाँ पर कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि इसमें अधिक से अधिक जो इंडिजिनस कंपोनेंट है इनका इस्तेमाल किया जाए ताकि रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है और अक्सर जो हम डिले फेस करते हैं उसको काउंटर किया जा सके। अगली वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। एमका प्रोग्राम को लेकर के हम सबको पता है कि एसपीवी मॉडल इस समय कोई खास डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और एक के बाद इसमें जो सेटबैक्स है वो हमें देखने को मिले हैं और एक बार फिर से एमका प्रोग्राम सेटबैक को फेस कर चुका है। लेकिन ये सेटबैक इसके डेवलपमेंट को लेकर के नहीं है बल्कि इसके प्रोडक्शन को लेकर के है। हमें पता है कि इसका प्रोडक्शन एसपीवी मॉडल के अंतर्गत किया जाना है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हमें यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट देखने को मिलने वाली थी और इसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको मेजॉरिटी ऑफ स्टेक मिलने वाले थे और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ इसके प्रोडक्शन लाइन को मैनेज करने की थी बल्कि जो एंटायर सप्लाई चेन है इसकी देखभाल भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको करनी थी। लेकिन अब जो इंडियन एरोस्पेस प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। उनका जो प्राइमरी कंसर्न है वो है एक्सटेंडेड डेवलपमेंट टाइमलाइन को लेकर के जो कि इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हम हैवी इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, इतना हमें पता है, लेकिन ये डेवलपमेंट कब तक चलेगा, फुल स्केल मॉडल कब तैयार होगा और आने वाले भविष्य में इसके ऑर्डर्स के जो नंबर है ये कितने होंगे, इसको लेकर के कोई क्लियर विजन नहीं है जिसके चलते वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वहीं कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है कि वो एमका प्रोग्राम में जो लेटेस्ट स्टेज होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी एक ही बार जब एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा और प्रोडक्शन में आने वाला होगा तब वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि उनका मानना है कि उस समय सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि इस प्रोग्राम में नंबर्स कितने होंगे और कब तक डिलीवर करना है, डिज़ाइन कैसी होगी और भी दूसरी चीज़ें तब तक फाइनलाइज हो चुकी होंगी। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो अभी जो नंबर क्लेम किए जा रहे हैं उसमें 40 एम का मार्क 1 और तकरीबन 100 एम का मार्क 2 वेरिएंट शामिल हैं, यानी अराउंड हमें आने वाले भविष्य में तकरीबन 200 से ज़्यादा जो एम का जेट्स हैं ये देखने को मिलेंगे और इसके चलते जो प्राइवेट कंपनियां हैं बाद में ज्वाइन करेंगी इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।